ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को धनबाद पहुंच करके हर्ल कारखाने का उद्घाटन करेंगे। महत्वाकांक्षी परियोजना हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड सिंदरी का उद्घाटन करके प्रधानमंत्री किसानों को नई सौगात देंगे। वहीं कंपनी ने करीब 10 लाख टन यूरिया उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है। इस प्लांट के निर्माण में करीब 9,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया है और इसके जरिए यूरिया को बिहार, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सहित कई राज्य तक खाद पहुंचाया जाएगा, जिससे किसानों को और भी बेहतर लाभ मिल पाएगा। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद के लिए 1 मार्च यादगार होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा सिंदरी स्थित हर्ल फैक्ट्री का उद्घाटन किया जाएगा। हमारे साथ हर्ल के निदेशक, उनसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जब यहाँ आ रहे हैं तो क्या कुछ प्रोग्राम है और ये हर्ल जो फैक्ट्री है इसे किस तरीके से संचालित किया जा रहा है, क्या उत्पादन है और देश की जो सबसे बड़ी धड़कन किसान कही जाती है उन्हें इससे क्या लाभ होने वाला है। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी 1 तारीख को आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे ये सिंदरी प्लांट को। करीब में एक तो 8,939 करोड़ 9,000 करोड़ से लागत से हुआ है। इसका क्षमता है 12,70,000 टन जो है मैट्रिक टन यूरिया बनाएगा और करीबन 900 आदमी यहाँ पे है, जिसमें से हमारे 250 रेगुलर है और बाकी जो है बाकी कॉन्ट्रैक्ट पे है। तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर्ल का उद्घाटन करेंगे और इसी हर्ल का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। इसे लेकर हर प्रबंधन काफी उत्साह में है और इसे लेकर सभी तैयारियां कर ली गई है। धनबाद जो कि कोयले की राजधानी के रूप में जानी जाती है, अब इस कोयले की राजधानी धनबाद के सिंदरी से किसानों को सब्सिडी में यूरिया उपलब्ध किया जाएगा। यानी कोयले की राजधानी से अब किसानों के खेत के फसल भी लहराएंगे। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। धनबाद के कुलांचल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था का आईजी ने जायजा लिया है। साथ ही डीआईजी और जिले के एसपी के साथ बैठक हुई है। आईजी ने सभी पुलिसकर्मियों को सुरक्षा को लेकर विशेष निर्देश दिए। आईजी ने कहा कि अच्छा काम करने पर पुलिसकर्मी को रिवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। तो इधर का जो जवान और पदाधिकारी का हम लोग पुलिस लाइन में जो डीआईजी और सीनियर एसपी हम मिलकर ब्रीफिंग किए हैं। जो ड्यूटी अच्छा से करना है, जो किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए। सबको जो ड्यूटी में जो आए हैं वो पदाधिकारी हैं, उनको व्यवस्था के बारे में भी उनसे भी चर्चा की गई है, क्या क्या व्यवस्था कराया गया है हमारा तरफ से। फिर कल का जो प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफिंग कराया गया है, किस तरीके से ड्यूटी करना है, किसी तरीके से सतर्कता बरतना है। रांची में मोदी की गारंटी अभियान के तहत संकल्प पत्र सुझाव कार्यक्रम की शुरुआत हुई। बीजेपी सांसद संजय सेठ ने कार्यक्रम को संबोधित किया और कहा कि वीडियो वैन के जरिए पीएम मोदी के विकसित भारत कल्पना के साथ किए गए काम को जनता के सामने रखा जाएगा। वीडियो वैन देश में घूम घूम करके सुझाव पत्र को इकट्ठा करेगी और 15 मार्च तक 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव पत्र को इकट्ठा करने का लक्ष्य रखा गया है। हर विधानसभा में यह 6,000 पेटी पूरे देश में लगेगी और जगह जगह गोष्ठियां होंगी और ये नमो ऐप डाउनलोड करके भी सुझाव दे सकते हो और लगभग 500 एलईडी स्क्रीन पूरे देश भर में घूमेगी। एलईडी स्क्रीन, उसके माध्यम से भी आप सुझाव ले सकते हैं और आप सुझाव देना है 9090902024 में भी आप कॉल करके अपने सुझाव दे सकते हो। कि चूंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो कहा तो यह जाता है कि गर्भ में अमीरी है लेकिन गोद में गरीबी है। तो हमारा झारखंड गरीब न रहे, इसलिए झारखंड की एक एक जनता से आग्रह है कि आप अपने सुझाव इस पेटी में डालें, मिस कॉल के माध्यम से डालें, नमो ऐप के माध्यम से डालें। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार एक्टिव मोड में है। बीजेपी की तरफ से रांची ऑफिस में एक सुझाव पेटी रखी गई जिसमें लोगों से संकल्प पत्र के लिए सुझाव मांगे जा रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री मिसफिका हसन ने कहा कि लोगों के अच्छे सुझाव बीजेपी संकल्प पत्र में शामिल करेगी। बीजेपी ने 2024 के लिए 1 करोड़ से अधिक लोगों के सुझाव और विचारों को जानने का लक्ष्य रखा है।
लोकसभा चुनाव जैसे कि आप सबको पता है कि दस्तक दे चुकी है और अभी बारी है संकल्प पत्र जारी होने की। लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यशैली है उसमें जन सहभागिता और समावेशिता ये प्रमुखता से रहती है और इसके लिए हर एक जन का जो है सुझाव ये इस हमारे संकल्प पत्र में शामिल हो, इसके लिए ये आज से हमारे यहाँ पे सुझाव पेटी तैयार की जा रही है। लोगों का सुझाव लिया जा रहा है। एक मिस्ड कॉल नंबर भी जारी हुआ है। नमो ऐप भी डाउनलोड करके लोगों को बताने का काम हम लोग कर रहे हैं कि आने वाले दिन में केंद्र सरकार से क्या क्या आकांक्षाएं लोगों की है वो अपनी बातों को रखने का इसमें काम करेंगे। सांसद गीता कोड़ा चाईबासा के बीजेपी कार्यालय में विकसित भारत संकल्प यात्रा पर सुझाव पेटी का शुभारंभ किया। सांसद के चाईबासा पहुंचने पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। तो वहीं सुझाव पेटी का शुभारंभ करते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है और पीएम मोदी के देश के विकास के लिए किए गए कामों की सराहना भी की है और एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में राज्य के विकास की जिम्मेदारी को निभाने की बात कही है। देखिए, जो बीत गई सो बात गई। आज हम लोग नए ये परिवेश में हैं और राजनीति में ये सब चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम विकास के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के आदिवासियों के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ के लोगों के, झारखंड की जनता के बारे में हम सोच रहे हैं और जो यहाँ के विकास करेगा और वो कोई और नहीं कर सकता, वो मोदी जी कर सकता। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली बार पश्चिमी सिंहभूम पहुंचने पर सांसद गीता कोड़ा का भव्य स्वागत किया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जगह जगह सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि वे पार्टी को मजबूत करेंगी। गीता कोड़ा ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा। के नाम पर उन्होंने वोट किया, लेकिन आज आदिवासी यहाँ से पलायन करने को मजबूर है, चाहे युवक हो युवती हो, आज यहाँ से पलायन कर रहे हैं। उनके लिए कोई योजना नहीं है सरकार के पास में कि उनका विकास करे। यहाँ बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रदीप बलमुचू ने सांसद गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ने पर कहा है कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि वो ऐसा करेंगी। प्रदीप बलमुचू ने लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग पर यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी 7 से 8 सीट पर चुनाव लड़ेगी। देखिए, ये बहुत पहले से, साल भर से पहले से इसकी आशंका थी कि वो आज जाएगी कल जाएगी और फाइनली वो 2 दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गई। इसलिए हमको ऐसा नहीं लगता उससे कहीं बहुत क्षति होने वाली है, इसलिए कि वो आई भी थी सिर्फ टिकट के लिए। जब टिकट मिला था तो पहले दूसरी पार्टी में थी, आया हम लोग टिकट दिया, जीत गई, अब फिर जीते फिर दूसरी जगह जाएगी। अब तो सीट शेयरिंग वाले कमेटी अलग बातचीत कर रही है। जो मगर हमको जो जानकारी मिली है कि करीब हम लोग लगता 7-8 सीट पर निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। पटना जीपीओ के चीफ पोस्टमास्टर ने डाकघर आपके द्वार के तहत मोबाइल पार्सल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये वैन जगह जगह जाकर लोगों के पार्सल रिसीव करेगी और फिर उसे डिलीवर भी करेगी। इसके जरिए लोगों का समय बचेगा। मोबाइल पार्सल वैन के बारे में ज्यादा जानकारी दे रही है संवाददाता विनीता मिश्रा। डाकघर आपके द्वार के तहत पटना जीपीओ से मोबाइल पार्सल वैन हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं, ये वैन है जो आपके घर घर जाकर आपके पार्सल को लेगी और उसके बाद जहां उसे डिलीवर करना होगा वो डिलीवर करेगी। सोच यही है कि डाकघर आपके द्वार, और उसी के तहत ये वैन काम करेगा। आखिर कैसे आपके सामान को ये पार्सल वैन उठाएगा, हम वो जानते हैं। सर, ये काम कैसे करेगा? ये एक तो वैन है, इसलिए मोबाइल ये चलंत एक वैन है ये, जो कि जगह जगह पर जहाँ की मेन बिजनेस एरिया है, जहाँ की मंडी है, खरीद फरोख्त का बड़ा केंद्र है, वहाँ से गुजरेगा, वहाँ रुकेगा। वहाँ हमारे आदमी जो हैं दुकान मंडी जाएंगे, पूछेंगे कि आपके पास कोई आर्टिकल है बुकिंग का, अगर रहेगा तो लाएंगे। तराजू साथ में है, तराजू पर डालेंगे, जितना होगा वो ये सिस्टम जो हमारा मोबाइल से लिंक्ड है, इससे लिंक्ड है, जितना वेट रहेगा वेट के अनुसार ये आपका ये बता देगा कितना पैसा लगेगा, उतना पैसा लेंगे। यहाँ इससे एक रसीद बनेगा। रसीद चाहे तो निकाल के ले सकते हैं या चाहे तो आप अपने मेल पर या व्हाट्सएप पर इससे ऑटोमेटिक चला जाएगा। तो इससे कि घर पर ही आपका बुकिंग हो गया, उससे कई बचत हुए। एक तो है कि आपके आदमी को पोस्ट ऑफिस नहीं आना पड़ेगा, तो एक आदमी खर्च होता है आपका आने जाने में, आपको कुली करना पड़ता है, उसमें एक खर्च होता है। और एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर सपोज हमारे ऐसे 50 कस्टमर हैं, तो 50 कस्टमर कोई न कोई गाड़ी लेंगे, स्कूटर लेंगे, टेम्पो लेंगे, मोटरसाइकिल लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो उतनी गाड़ी चलेगी, उतना पेट्रोल खर्च होगा, उतना पोल्यूशन होगा। एक गाड़ी हमारी चलेगी
ये सारा काम आपका करेगा। तो इतने तरह के मल्टीपल बेनिफिट्स होंगे। पार्सल वैन इसका नाम दिया गया है। कोशिश यही है कि लोगों का समय बचाया जाए और अभी एक वैन शुरू किया जा रहा है। आगे भविष्य में गाड़ियों की संख्या और बढ़ाई जाएगी और लोगों को सहूलियत दी जाएगी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। खाजपुरा शिव मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी महाशिवरात्रि के मद्देनजर विशेष रथ रवाना किया गया। बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने रथ को रवाना किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार भी भव्य और दिव्य महाशिवरात्रि का आयोजन होगा। तो वहीं स्थानीय विधायक संजीव चौरसिया ने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि में 29 झांकियां देखने को मिलेंगी। 8 मार्च को होने वाला महाशिवरात्रि पूरे दुनिया कोने कोने में, बिहार देश कोने को मनाया जाएगा जाकर के, और 29 स्थानों से झांकी निकलेगी जाकर के। उसकी क्या शुरुआत ही जाकर के हमारी शुभकामना है कि प्रयास माननीय विधायक संजीव चौरसिया के माध्यम जो किया जा रहा है काफ़ी प्रशंसनीय सराहनीय जाकर के है। और पूरे बिहार में मैं देखता हूँ जाकर के कि पटना राजधानी का जो कार्यक्रम होता है अपने आप में झांकियाँ जो है अलग अलग जगह से आई है। कोई झारखंड से, कोई देवघर से, कोई बंगाल से, कोई वाराणसी से, सब झांकियाँ लेकर शिव चर्चा भी है 5 तारीख को। फिर कलश लेके महिलाएं बड़ी संख्या में लोग आने वाली है। तो और आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि माननीय राज्यपाल, माननीय उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, सब लोग, माननीय गणमान्य, माननीय मंत्रीगण सब रहने वाले हैं। पूर्वी चंपारण के कृषि विभाग परिसर में किसानों को अनुदान देने को लेकर कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने कृषि यंत्र की खरीदारी की। कृषि मेले में छोटे पॉकेट वाला ट्रैक्टर आकर्षण का केंद्र रहा। इसकी खासियत यह है कि कम वजन होने के कारण इसको किसान छोटे से छोटे खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जुताई की बात करें तो ये छोटा ट्रैक्टर 1 लीटर में 6 कट्ठा खेत की जुताई आसानी से कर सकता है। किसानों की आमदनी कैसे दुगुनी हो, किसानों को आर्थिक उन्नति कैसे हो, इसको लेकर बिहार की सरकार लगातार बेहतर काम कर रही है। और इसी के तहत पूर्वी चंपारण में भी कृषि मेला का आयोजन किया गया है। देखिए तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं, ये कृषि मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें कृषि से जुड़े तमाम जो यंत्र हैं उसकी प्रदर्शनी लगाई गई है। और इस पर किसानों को बिहार की सरकार अनुदान भी देने का काम करती है। तमाम जो कृषि यंत्र हैं, जिसमें थ्रेशर हो गया, ट्रैक्टर हो गया, ये तमाम जो कृषि यंत्र हैं, महंगे या सस्ते तमाम जो कृषि यंत्र हैं उन पर सब्सिडी देती है। और सबसे खास बात यह है कि अब जो हर बैल की परंपरा है वो लगभग अब खत्म हो गई है। इसमें 4 फीट का रोटरी लगता है, रोटरी 4 फीट का इसमें लगता है। अब बड़का ट्रैक्टर से गहरा जोतता है। अच्छा, हाँ, जुताई, खेत की जुताई कितनी? हाँ, खेत की जुताई बड़का ट्रैक्टर से गहरा जोतता है। हाँ, कितना की कीमत कितनी है इसकी? इसका कीमत है आपको माने सब्सिडी काट करके 43,000 पड़ेगा। सब्सिडी सरकार कितनी देती है? इस पर 40% सब्सिडी देती है। अच्छा, ये इसमें कितने लीटर तेल में कितनी जुताई हो जाएगी? ये आपको 5 लीटर तेल में 1 बीघा जुताई करेगा ये। अच्छा, हाँ, तो वो ट्रैक्टर से कितना सस्ता पड़ेगा? आप देखिए ना, बहुत सस्ता पड़ेगा। 5 सरकार की भी योजना है कि कैसे किसानों की आमदनी दुगुनी हो, कैसे हर थाली में बिहारी व्यंजन हो, इसको लेकर बिहार की सरकार लगातार काम कर रही है। और इसी कड़ी में कृषि मेला का भी आयोजन किया गया है, ताकि किसान जो है वो सब्सिडी के दर पर यहाँ पर कृषि यंत्र की जो है वो खरीदारी कर सके। अनिश कुमार, न्यूज़ 18 मोतिहारी। पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग को लेकर चिंतित है। सभी देश इससे निपटने के लिए तरह तरह की तैयारी भी कर रहे हैं। भारत में भी इसका असर देखने को मिल रहा है और खास करके खेती पर इसका प्रभाव काफी नुकसान करता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा ने इससे निपटने की तैयारी की है और इस पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का यह मानना है कि आने वाले समय में जिस तरह से मौसम पर ग्लोबल वार्मिंग का असर पड़ रहा है, उससे 50% अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। पर उत्पादन क्षमता घट रही है और ऐसे में उस आवश्यकता को कैसे पूरा किया जाएगा, इस पर काम किया जा रहा है। जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। सर, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन को हम कैसे नियंत्रित करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में हम लोगों को समझा रहे हैं। जैसे कि हमारे यहाँ थीम आप देख सकते हैं, खाद्य सुरक्षा से लेके पोषण सुरक्षा तक। ये है कि आकलन ये बोलता है कि 2050 तक अगर हमें लोगों को खाना खिलाना पड़ेगा तो 60 से 70% उत्पाद में बढ़ोतरी होना ही पड़ेगा। इसी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि स्मार्ट बनना पड़ेगा। इसी के लिए हमारा जो कंसेप्ट है, 6 कंसेप्ट के ऊपर हमने काम किया है। पहले तो वाटर स्मार्ट, कि कैसे
पानी को सही तरह से इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद पोषण तत्व स्मार्ट, जिस मिट्टी में जो भी चीज़ों की कमी है उस कमी को हम कैसे करेंगे, जैसे जिसमें नाइट्रोजन की कमी है उसमें यूरिया डाल देंगे, है ना, जिसके फास्फोरस की कमी है एसएसपी डाल देंगे, तो वहाँ पे हम कर दिए पोषक तत्व स्मार्ट बन गए। ऐसे यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे पत्ते हैं, आपके पास फील्ड में जाओगे, ये जैसे मेज के लिए है, तो मेज के पत्ते को साइड बाई साइड रखेंगे। यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये दोनों कलर मैच कर गया तो हमें 25 किलो यूरिया पर हेक्टेयर में दे देनी है। अगर यहाँ पे मैच कर गया तो वहाँ पे मिल गया तो क्या करेंगे, हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमारे पत्ता बढ़िया है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन जो भी चीजें हैं वह लिखा गया है। खबर बक्सर से, जहां बक्सर किला मैदान में बक्सर जिला प्रशासन और कला संस्कृति विभाग की ओर से विश्वामित्र महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बक्सर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बॉलीवुड गायक विनोद राठौड़, गायिका चांदनी मुखर्जी ने अपने मधुर गीतों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया। विश्वामित्र महोत्सव में स्थानीय कलाकारों ने भी भगवान राम और ऋषि विश्वामित्र के जीवंत चित्रण को नाटक के माध्यम से लोगों के सामने रखा। बिहार सरकार ने महर्षि विश्वामित्र का महोत्सव हमारे कला संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया है और विशेष करके जिला प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग है कि बहुत अच्छे अच्छे कलाकार कला और संस्कृति जगत के लोगों को ला करके यहाँ रसाभिभोज भी करेंगे और विश्वामित्र के जीवन का हमारे युवाओं में वो प्रेरणा भी जगेगी। जिस युवा को श्री राम जैसे बालक को उन्होंने ला के यहाँ शिक्षा दीक्षा और ये पहला कर्म कराने का काम किया, ऐसे महर्षि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि के रूप में जो गुरु वशिष्ठ के मुखार बिंद से ब्रह्म ऋषि के रूप में जाने गए, आज विश्वामित्र ने ही यहाँ गायत्री मंत्र को उसका उच्चारण करने का काम पहला काम उन्होंने ही किया। रांची के मोराबादी में विज्ञान केंद्र चिरौंदी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्र के क्यूरेटर डॉक्टर एस जलानी और प्रभारी सुशील समेत कई लोग शामिल हुए। परिसर में बटरफ्लाई हैबिटेट की स्थापना को लेकर के होस्ट प्लांट का वृक्षारोपण किया गया। बटरफ्लाई हैबिटेट का मकसद तितलियों के अंडा देने के लिए अनुकूल परिस्थिति तैयार करना है। वहीं इस कार्यक्रम में कई स्कूल के छात्र छात्राओं ने भाग लेकर महत्वपूर्ण जानकारी हासिल की। गिरिडीह के पालमो पंचायत के चमटा गांव में देश के विख्यात और प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का आगमन 29 नवंबर को होने वाला है। यहां पर भगवान शिव और पार्वती के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इस अवसर पर देवकीनंदन ठाकुर पूजा पाठ के अलावे कथा वाचन करेंगे, जिसे लेकर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे लेकर यहां पिछले कई दिनों से तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। गिरिडीह से अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले जमुआ प्रखंड के पालमो पंचायत में, जहां पर आगामी 29 फरवरी को विश्व विख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी का आगमन होने जा रहा है, जिसे लेकर तैयारियां यहां पे जोरों पर चल रही हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, आपको दुर्गा मंडप प्रांगण की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे भव्य पंडाल बनाया जा रहा है और लगातार 24 घंटे यहां पे काम हो रहे हैं दिन रात, और कहीं ना कहीं इस भव्य पंडाल बनाया जा रहा है ताकि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए उन्हें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ पर लगभग 1 लाख श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है, जिसे लेकर जो यहाँ की जो पूजा समिति की जो समिति है वो भी लगातार काम कर रही है। आप हमारे सामने तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ संगठन के लोग हैं। वहीं आपको बता दें कि शिव और पार्वती की जो यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होना है, जिसे लेकर तैयारियाँ यहाँ पे जोरों पर है। यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम श्यामपूर्ण सिंह है। तो यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है उसे लेकर देवकीनंदन ठाकुर जी का आना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं, हम लोग शिव पार्वती प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। इसमें महानवता देवकीनंदन ठाकुर जी आ रहे हैं। 29 फरवरी से 7 मार्च तक उनका प्रोग्राम 9 तारीख को ये भंडारा है, 10 तारीख को भक्ति जागरण का प्रोग्राम। तैयारी पूरी जैसे आप सभी जानते हैं कि देवकीनंदन ठाकुर एक बहुत ही नामी ग्रामी हस्ती है इस देश के लिए, सनातन धर्म के लिए, और उनका इस धरती पर आना न केवल अगल बगल के लोगों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों को आकर्षित करेगा। उस हिसाब से बिल्कुल इस संभावना को हम लोग लेकर चल रहे हैं कि यहाँ एक भारी भीड़ उमड़ेगी और जिसे व्यवस्थित ढंग से चलाना हमारी समिति की जिम्मेवारी बनती है।
न सिर्फ गिरिडीह जिले बल्कि झारखंड के अलग अलग जिलों से भी यहाँ पे लोग आएंगे। तो ऐसे में यहाँ के स्थानीय प्रशासन के लिए भी चुनौती होगा। हालांकि यहाँ की जो स्थानीय टीम है, जो संगठन है युवाओं का, वो भी लगातार काम कर रही है। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। खबर साहिबगंज के तेतरिया गांव से है, जहां पर एक मुस्लिम युवक पर नाबालिग आदिवासी युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। वहीं मामले में परिजनों की शिकायत पर जब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तो विरोध का सामना भी करना पड़ा। पुलिस और आरोपी के परिजनों में नोकझोंक हुई। फिलहाल आरोपी पुलिस की गिरफ्त में और मामले की छानबीन की जा रही है। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।